21वीं सदी का वो मनहूस साल 2020, जब आधुनिकता के इस दौर में तेज गति से आगे बढ़ रहे विश्व के पहिए को कोरोना नामक महामारी ने थाम दिया था। पूरा विश्व, ना इसका कोई उपचार ना कोई दवाई, बेबस नजर आ रहा था। तो ऐसे में पूरे विश्व के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो है वो इसका तोड़ निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की, और कड़ी मशक्कत के बाद कई वैक्सीन जो है वो तैयार की है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर में जो कोरोना महामारी जब आई, उससे उबरने के कुछ समय बाद ही आज एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो है वो पूरे विश्व भर के अंदर कोरम मचा हुआ है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो समूचे हिंदुस्तान में अभी भी बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में इसको लेकर जो वो तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है। लेकिन मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो ऐसे में अनंत ज्ञान ने सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए इसके विषय में जानकारी जुटाने का जो है वो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों से जो है वो जानकारी जुटाने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में, जिन्होंने कोरोना काल में जो है वो नोडल अधिकारी का, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार था, और इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट भी है, डॉक्टर राहुल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, पूरे देश भर में जब कोरोना महामारी आई तो उस दौरान जो है वो अफरा तफरी का माहौल रहा। अक्सर देखा जाता है कि एक वैक्सीन को तैयार करने में कई सालों लग जाता है, लेकिन सरकार की, अगर केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनकी क्या जो है वो उस समय परिस्थितियां रही कि इतने जल्दी इस वैक्सीन को जो है वो मंजूरी देनी पड़ी? थोड़े वैक्सीन के बारे में बताएं। देखिए, ये जो कोविड-19 या जिसको कोरोना बोलते हैं, ये हमारे भारतवर्ष में फरवरी 2020 में, दिसंबर 2019 में ये चाइना में पहली बार जो बीमारी थी वो रिपोर्ट की गई, और जो हाई अलर्ट था वो फरवरी 2020 में गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। और इसमें निस्संदेह जब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बीमारी को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर देती है तो अलग अलग जो देश होते हैं वो अपने स्तर पे ये तैयारी करते हैं। और हमारा जो भारतवर्ष है एक लोकतांत्रिक देश है, और जो हेल्थ जो है वो स्टेट अफेयर माना जाता है। स्टेट अफेयर मीन्स जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भारत सरकार का या प्रदेश सरकार का एक जिसको हम कह सकते हैं संवैधानिक दायित्व है। और जो उसके निवासी हैं, चाहे वो देश के हैं चाहे प्रदेश के हैं, उनका संवैधानिक अधिकार भी है। तो जब ये ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 डिक्लेयर हो गया तो ये पाया गया कि ये जो महामारी है कोरोना के नाम से, जिसको हम सभी जानते हैं, ये जो महामारी है विश्व स्तर पर पहली बार जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट थे या डॉक्टर्स थे, कुछ भी आप कह लीजिए, जो रिसर्च करते थे, पहली बार ये जो बीमारी थी वो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी अधिकारी थे उनके ध्यान में ये बीमारी आई। और जब ये बीमारी ये देखा गया कि ये हवा के थ्रू, वायु के थ्रू जो है वो फैल रही है, यानी कि अगर कोई सांस लेता है फिर उसके बाद वो खांसी करता है या फिर वो किसी चीज़ पे छूता है, तो वो जो वायरस थे
विषाणु थे इस बीमारी के कोविड-19 के, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के शरीर के अंदर जा रहे थे और उसमें भी वो बीमारी के लक्षण जो थे वो पैदा हो रहे थे। और क्योंकि ये वायु है, वायु आपके मतलब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन आपको वायु से ही मिलती है, ऑक्सीजन के बिना लाइफ संभव नहीं है। तो एक ऐसा माध्यम जो था जिसके वजह से ये संक्रमण फैल रहा था, तो सरकार वायु को तो दूर नहीं कर सकती, तो सरकार ने कुछ एक एहतियातन कदम जो थे वो उठाने शुरू कर दिए। जैसे आपने देखा होना 6 गज की दूरी, ताकि जो कोरोना का वायरस है, तो ये रिसर्च में पाया गया कि जो ड्रॉपलेट्स है, खांसी करते समय जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो 6 गज से दूर नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट ने ये एक गाइडलाइन बना दी कि आप जो हैं एक दूसरे के संपर्क में ना आए। अगर आप में बुखार के लक्षण हैं, खांसी के हैं, ये एकदम से आपकी सांस फूलने शुरू हो रही है, आप एक दूसरे के संपर्क में ना आए, परंतु एक दूसरे से आप 6 गज की दूरी बनाएं। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ये अगर कोई संक्रमित व्यक्ति उस किसी चीज को छूता है तो वो विषाणु जो है उस टच की वजह से भी दूसरे में आ रहे। तो गवर्नमेंट ने फिर से पब्लिक को ये बात समझाई कि जो एक संक्रमण वाला व्यक्ति है, जिसको सर्दी खांसी जुकाम है, वो बेसिकली किसी भी चीज को छूने से पहले इस चीज का परहेज करे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो गवर्नमेंट के सामने सबसे पहले जो समस्या थी वो थी परहेज की, प्रिवेंशन कैसे की जाए। उसके बाद जब ये आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में जो स्टेट ऑफ केरला है, वहाँ से ये संक्रमण जो था वो शुरू हुआ। फिर ये हमारी राजधानी दिल्ली से होता हुआ, फिर आप हमारे हिमाचल प्रदेश में आ जाएं तो अप्रैल 2020 से ये केसेस आने जो है वो शुरू हो गए। परंतु जो हमारा हेल्थ सिस्टम था वो इस तरह के बीमारी के लिए तैयार नहीं था। एक ये चीज मानी जाती है कि कोई भी महामारी 100 वर्ष के बाद अपने आप को रिपीट करती है, किसी भी रूप में रिपीट करती है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं भी प्रशासनिक अधिकारी था, सरकार ने उस दौरान एक एडिशनल जो थी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो मुझे भी बहुत समय तक लगता रहा कि ऐसा शायद ना हो। मुझे लगा कि हो सकता है ये मूवीज की क्लिपिंग दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो चाइना में जो पेशेंट थे वो चलते चलते गिर जा रहे थे, परंतु अप्रैल 2020 के बाद जब हमने पेशेंट्स आने शुरू हुए तो एक चीज महसूस हुई कि ये बीमारी जो है बहुत संक्रामक है, और इसके जो अगर हम परहेज नहीं करते हैं, पेशेंट्स को आइसोलेट नहीं करते हैं, तो ये शायद भारतवर्ष की पूरी आबादी के लिए जो है वो खतरनाक जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस तरह से जो माहौल था, जैसे अगर हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 72 लाख के करीब है। तो जो स्वास्थ्य अधिकारी उस समय रहे, हालांकि पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा, बाकी विभागों ने भी बहुत अच्छा रोल किया, परंतु एक स्वास्थ्य विभाग ऐसा था जिसको एक सोल्जर की तरह, जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, डायरेक्ट जो था इस इन्फेक्शन के साथ लड़ना था। तो जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे अदर और वर्कर्स हैं, वो इस बीमारी को निपटने के लिए सामने आए। और एक बात अगर सच कहूँ तो वो हिम्मत भी जो थी वो स्वास्थ्य के कर्मचारी जितने भी थे उनमें वो हिम्मत पैदा करनी पड़ी, क्योंकि सभी के परिवार हैं, सभी का अपना स्वास्थ्य भी है।
तो वो उनको तैयार किया गया इस सिचुएशन के लिए। ये वो वाली स्थिति थी कि जिसके लिए किसी की भी जो मनोस्थिति थी वो तैयार नहीं थी, तो सबको मौत ही नजर आती थी। तो यहाँ पे प्रदेश हित के लिए, देश हित के लिए जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक, अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी सामने आए और स्थिति को संभालने का जो था वो जिम्मा उठाया। तो ये भी सत्य है कि जब शुरू के 6 महीने रहे तो इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई भी दवा भी या मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं थी। तो हम ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे थे, स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे थे, पैरासीटामोल का प्रयोग कर रहे थे, और इससे भी अगर ज्यादा मैं बात कहूँ तो ये पहली बार जो था वो स्वास्थ्य जगत में ये मामला इस इन्फेक्शन का सामने आया कि इसका जो तोड़ है वो कैसे निकाला जाए। तो उस तोड़ को निकालने के लिए सबसे पहले तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की कि जो मरीज थे उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या उनमें प्रभाव आ रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी तो ऑक्सीजन लगा दी गई, बुखार है तो पैरासीटामोल दी गई। फिर एक बार समझ आया इन पेशेंट्स में जो है वो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसमें एंटी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट मेडिसिन काम करती हैं, नोक्सापेरिन, उस टाइम वो हेपरिन के फॉर्म में वो दी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सुपर इन्फेक्शन को से बचाने के लिए कि और इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचाने के लिए दवाइयां दी गई। बहुत से पेशेंट थे जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम से भी ग्रसित हो रहे थे, मानसिक कई तरह की बीमारियां सामने आ रही थी जो कि इस कोरोना का दुष्प्रभाव था। तो मेडिकल जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, ये मैं हिमाचल या भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका रख लो, एडवांस्ड कंट्री जितनी भी रख लो, वो पूरे ही विश्व में एक स्तब्ध वाली सिचुएशन थी जिसको हम इंग्लिश में बोल्ड फेस बोल सकते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसका जो समाधान क्या है। तो वो बेसिकली कोरोना महामारी ने हमारे सामने एक रूप में आके प्रश्न चिन्ह जो था वो लगा दिया था कि हमारी व्यवस्था कैसी है। तो उस व्यवस्था के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। अब लॉकडाउन था बेसिकली कि लोगों को जो आबादी है एक दूसरे से कांटेक्ट आने में जो है वो बचाया जा सके, और सरकार उस दौरान जो जो बेसिकली स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधा चाहिए उन सुविधाओं को जो है वो उपलब्ध करवा पाए। परंतु भारतवर्ष है अभी थोड़ा सा एडवांस्ड नहीं है, एडवांसिंग कंट्री है जो अभी की विकासशील देशों में आता है। तो वो समय जो था वो भारत सरकार को मिल गया, प्रदेश सरकारों को मिल गया। तो वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत सुविधाएं थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके थी, चाहे दवाइयों को लेके थी, वो सुविधाएं गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत सरकार ने लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। परंतु क्योंकि जो भारतवर्ष है विकासशील देश है, तो लोगों को रोजी रोटी की प्रॉब्लम भी आने लगी। तो वो जो एक बैलेंस है, वो बैलेंस जो था वो सरकार को बनाना मुश्किल हो रहा था। सरकार ने कई तरह की सुविधाएं जो थी वो भारतवासियों के लिए शुरू की, परंतु फिर भी एक जो इकोनॉमिक क्रंच था वो क्रिएट हुआ कि लोग कामगार हैं, काम करेंगे तभी तो खा पाएंगे। तो वो जो एक लोगों में डर की भावना पैदा हुई, परंतु सरकार ने अपना जो कर्तव्य था वो तो निभाया। धीरे धीरे ये जो सिचुएशन थी पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में क्या, हमारे फोरेंसिक मेडिसिन में एक चीज मानी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस या डॉक्ट्राइन ऑफ बेनिफिशियंस। एक आती है प्रिंसिपल ऑफ माल प्रैक्टिस। तो
गवर्नमेंट ने कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लिया जाता है कि किसका लाभ है, किसकी हानि है। तो एक न एक स्टेज पे गवर्नमेंट को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक डिसीजन लिया जाता है। तो जब वैक्सीन की बारी आई, दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स हैं, उस एंटीबायोटिक के साथ बीमारी से लड़ा जाए, परंतु दुर्भाग्यवश कोरोना से संबंधित कोई एंटीवायरल दवाई नहीं थी। तो पूरे विश्व में एक रिसर्च जो थी वो चली हुई थी। तो कुछ समय बाद, 1.5-2 साल बाद जो था वो वैक्सीन के रूप में, वैक्सीन होती है कि जो बीमारी से बचाती है, दवाई होती है जो बीमारी के साथ लड़ती है, वैक्सीन बीमारी से बचाती है। तो इस तरह से बहुत सी कंपनीज ने वैक्सीन्स बनाई। तो जो अपना भारत सरकार का DGHS, डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, जो भारत सरकार का है, तो कोई भी वैक्सीन जो है जब 60% से अधिक इफेक्टिव हो, मतलब जो उसकी पोटेंसी है, जो उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, अगर वो 60% से अधिक हो तो उस वैक्सीन को कंसीडर किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन्स उस समय आई थी, अलग अलग कंपनीज की आई, तो भारत सरकार ने ये देखा कि एक वैक्सीन ऐसी है जिसकी पोटेंसी और क्षमता बीमारी के साथ लड़ने की 60% से भी अधिक है। और अगर हम इसको एज नेशनल प्रोग्राम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों को बीमारी से बचाने के अलावा एक उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान था। तो उस आर्थिक स्थिति जो थी वो देश की या प्रदेश की सरकारों की वो कमजोर ना हो, तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के, जो मैंने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ बेनिफिशियंस की बात बता रहा हूँ, तो वो एक निर्णय लिया गया कि ये वैक्सीन जो है ये हम भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। तो वो जब मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई तो जो भारत सरकार है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी। तो जब गाइडलाइंस दी तो ये पूरे ही देश के लिए जो थी ये वैक्सीन जो थी कोरोना के अगेंस्ट, इसको मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि उसको हर हाल में हर किसी को लगाना पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप गवर्नमेंट को इंटेंट देखें तो सबसे पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई गई। सर, इसके अलावा बात करें, हालांकि मामला कोर्ट की, माननीय कोर्ट की विचाराधीन है, लेकिन कोविड शील्ड को लेकर जो है वो तरह तरह की भ्रांतियां जो है वो समाज लोगों में फैल रही है। जिस तरीके की बीते दिनों खबरें छपी कि उसके साइड इफेक्ट है, बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो एक वैक्सीन है अनडाउटेडली, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, ये रातों रात तो डेवलप नहीं हुई। इस पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए सालों लगे हैं और फिर ये बीमारी जो है वो उसका भारत सरकार उन्मूलन कर पाई। आज की तारीख में भारतवर्ष में पोलियो का केसेस जो देखे जाते हैं वो बहुत रेयरली देखे जाते हैं। ऐसे ही कई बार मीजल्स थी, स्मॉल पॉक्स था, तो बहुत सी बीमारियों का अंत जो था वो वैक्सीन्स की वजह से हुआ कि बच्चा पैदा होते नवजात बच्चे को वो वैक्सीन लगाई जाती है। परंतु उन वैक्सीन्स के साथ कोरोना की वैक्सीन को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ही नहीं पूरा विश्व था, क्योंकि वो पूरा विश्व ही इस तरह की बीमारी के लिए तैयार नहीं था, जहां पे आप हवा के थ्रू जो संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण से पूरी आबादी को, विश्व की आबादी को बचाया जा सके। तो ये जो एक इमरजेंट मेजर था वो पूरे विश्व में
चाहे वो इंग्लैंड हो, यूएसए हो या अन्य एडवांस्ड विकसित देश हो, वहाँ अपनाया गया, भारतवर्ष में अपनाया गया। हाँ, हालांकि मैंने आपसे कहा कभी भी निर्णय लिया जाता है वो 100% नहीं हो सकता। एडवांटेज देखी जाती है, डिसएडवांटेज देखी जाती है। तो जब एडवांटेज बहुत ज्यादा हो जाती है तो डिसएडवांटेज को इग्नोर कर दिया जाता है। तो वही एक जो हमारे प्रशासक हैं या देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उसी चीज को देखा जाता है हमेशा, और एक अच्छी नीयत के साथ 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, अगर वो भारत सरकार ने वो वैक्सीन रिकमेंड की तो एक वो मुझे लगता है कि जिसको हम बोलते हैं कि हेल्थ जो है वो स्टेट अफेयर है, तो सही मायने में वो स्टेट अफेयर जो है वो प्रूव हुआ है। हाँ, हमारे पास भी केसेस आए थे, वैक्सीन उनको कुछ समय पहले लगी, परंतु उस वैक्सीन के बाद फैमिलीज ने क्लेम किया कि हमारे मरीज की मृत्यु हो। तो वैसे केसेस जो थे वो हमने ऑब्जर्व किए, परंतु जहां तक सरकार की नीयत की बात है तो वो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस पे था कि जनहित में क्या है। तो कभी भी कोई दवाई अगर आपसे मैं कहूं कि आप पैरासीटामोल खा लो, डिस्प्रिन खा लो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल साधारण सी दवाई है, हर कोई खाता है। तो एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इसकी वजह से स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता है जो कि जानलेवा है। तो ये किसको कब हो जाएगा ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस जो है वो देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल नुकसानदेह नहीं हो सकती, एस्प्रिन नहीं हो सकती, डिस्प्रिन नहीं हो सकती, होती है। पेनिसिलिन का ले लें आप, तो पेनिसिलिन जो हमारा मेडिकल साइंस है, इसमें वंडरफुल ड्रग के नाम से फेमस है। ये पहली एंटीबायोटिक थी जो हमारे मेडिकल जगत में, जो स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी ये सिस्टम था उसमें आई थी, और इसको वंडरफुल ड्रग कहा जाता है। परंतु अगर किसी को रिएक्शन हो जाए तो वो जानलेवा साबित होती है और कुछ ही सेकंड्स में पेशेंट की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हालांकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उसके फैसले आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लोगों में एक माहौल है कि कोविड-19 के बाद जब वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। देखिए, हमने जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया था तो पर्सनली आई एडमिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि हमने 2 केसेस में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी किया था। एक टांडा से पेशेंट रेफर होके आई थी, और जो टांडा में वो उपचाराधीन थी, तो हमीरपुर के पास सुजानपुर जगह है, मुझे आज तक भी याद है, वो एक आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर थी। तो वो मामला हमारे यहाँ आईजीएमसी पहुंचा, परंतु दुर्भाग्यवश जो था वो जैसे ही वो आईजीएमसी पहुंचती है 2 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका पोस्टमार्टम जो था वो किया गया, और ड्यूटी मेरी थी तो मैंने पोस्टमार्टम भी किया, और उसके जो सैंपल्स थे वो हमने पीजीआई चंडीगढ़ जो थे वो भेजे थे। पीजीआई चंडीगढ़ में उसको गुलिन बारे सिंड्रोम जो था वो डायग्नोस हुआ। तो गुलिन बारे सिंड्रोम जब डायग्नोस हुआ तो परंतु किसका निर्णय माना जाएगा, दलील और अपील, ये दोनों ही ध्यान में रखी जाती हैं। तो हमारे लॉ में क्राइम की कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक को कहा जाता है मेंसरी, एक को कहा जाता है एक्टस रियस। मेंसरी होती है कि आपकी इंटेंशन कैसी। अगर मैंने
सपोज किसी को मारना है तो मैं पहले से ही घर से कुछ ना कुछ हथियार जो है वो लेके चलता हूँ, मतलब मैंने हर हाल में मार देना है इसे। उसको मेंसरी कहा जाता है, इंटेंशन, प्रेपरेशन, सब कुछ कैसा है। एक्ट सीरियस मैं वो काम करता। तो जो भारत सरकार है उसकी जो मेंसरी थी, मेंसरी तो बहुत क्लियर थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। एक्ट सीरियस का माध्यम बना वैक्सीन। अब जब ये वैक्सीन आई तो ये तो क्लियर था कि कोई भी दवाई मेडिकल साइंस में ऐसी नहीं है, क्योंकि हर दवाई एक केमिकल है और केमिकल शरीर में किसके जाके कैसा बिहेव करेगा आप नहीं बता सकते। जैसे कि मैंने बताया आपको, पेनिसिलिन है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, ये भी हानिकारक हो सकती है। हानिकारक तो क्या, ये किसी की मृत्यु का भी कारण बन सकती है। परंतु हम देखा जाता है कि हित कितना है। तो जो हित है, जब सरकार ने अपने स्तर पे या विश्व के जो संस्थान है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपने स्तर पे देखा कि इससे हित ज्यादा है पब्लिक का, जिसको हम जनरल पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है, वो हुआ। परंतु एक बहुत दुर्भाग्यवश बात है जो मुझे पर्सनली फील होती है एज रिसर्च वर्क, कि वैक्सीन का ज्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट शायद उन लोगों में हुआ जो कि पहले से ही कोविड पॉजिटिव थे और उन्होंने वैक्सीन लगा दी। इसको हम सुप्रा एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, कि वो उस वक्त उनका जो स्वास्थ्य था वो पूर्णता जो था वो उस श्रेणी का नहीं था कि जब उनको वैक्सीन लगा दी जाए। तो वो जो एक, मुझे पता नहीं कल को क्या रिसर्च वर्क आता है क्या नहीं आता है, परंतु मुझे ऐसा अभी तक भी फील होता है, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह, चाहे एक डॉक्टर की तरह, चाहे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह, कि कुछ एक लोग शायद ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने वो वैक्सीन लगवा ली, तो उनमें जो इफेक्ट था, हार्मफुल इफेक्ट थे, वो ज्यादा सामने आए। वो ज्यादा सामने इस स्तर तक आए कि उनको क्लोटिंग होगी, चाहे वो ब्रेन हैमरेज हुई, चाहे वो हार्ट अटैक पड़ा, चाहे उनकी किडनीज डैमेज हुई। आज की डेट में हम देखते हैं थायराइड की समस्या बढ़ रही है, बिहेवियर, फ्रंटल लोब उनके डैमेज हुए, फिर उसके बाद हम शुगर की समस्या देख रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या देख रहे हैं। तो शायद इस तरह से एक टर्म होती है हमारे मेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल वेरिएशन। तो सभी की बॉडी जो है किसी भी चीज के लिए एक तरह से बिहेव नहीं करती। अगर आप सोच लो कि 135 करोड़ जनसंख्या है, तो हो सकता है कि 134 करोड़ जो है वो एक तरह से बिहेव करे बॉडी उनकी, और थोड़ी सी एक फ्रैक्शन रह जाएगी जो वैसा बिहेव नहीं करेगी, उसमें भी कैटेगरी हो जाएगी, थोड़ा सा अलग बिहेव करेगी, कुछ अलग, कुछ एक ऐसे होंगे 0.001% में जो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो यही शायद एक स्थिति रही। परंतु अगर मैं सरकार की बात करूं या प्रदेश सरकार की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं, जो उनका मेंसरी था, जो उनकी इंटेंशन थी, वो कभी भी गलत नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपके पास वैक्सीनेशन के दौरान अतिरिक्त कार्यभार नोडल अधिकारी के रूप में इसका था। जो हमारी जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में भी आपके पास 2 इस तरीके के मामले आए थे जिनकी वैक्सीनेशन के बाद जो है वो मृत्यु हो गई थी। आपने अभी जो है थोड़ा जिक्र भी किया, हमीरपुर के नादौन से कोई महिला आपने जो है वो बताया, उसके बारे में बताया कि उस मामले में पूरा क्या हुआ था और जो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें क्या निकल कर आया था। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो इसमें एक हम समय निर्धारण करते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। अगर आप मुझे पूछें पोस्टमार्टम के दौरान कि ये इंसान की मृत्यु का समय किसी ने नहीं देखा पर इसकी मृत्यु कब हुई है, तो मैं यही कहूंगा या तो 0 आवर से 12 घंटे तक हुई है,
या 12 से लेके 24 घंटे तक हुई है, जी सर। या 24 से लेके 48 घंटे तक, या 48 से लेके 72 घंटे तक। तो ये इस केसेस में जो प्रॉब्लम आई वो थी एक टेम्पोरल डेफिनेशन देने की, कि अगर वैक्सीन लगी है उससे पहले वो बीमारी थी या वैक्सीन के बाद वो बीमारी हुई। वो जो एक टेम्पोरल रिलेशन है, जी वैक्सीन के साथ संबंध है, जी सर। वो हम कभी भी स्थापित नहीं कर पाए। ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। इसको हम टेम्पोरल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम कि उस वक्त मरीज का स्वास्थ्य कैसा था, क्योंकि जो आया अपना आधार कार्ड दिया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया और वैक्सीन लगवा ली, ब्लड प्रेशर चेक हुआ, आप फीवर नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो वैक्सीन लगा दी गई। परंतु वो जो एक टेम्पोरल एसोसिएशन है वैक्सीन और बीमारी के बीच में, वो हम तथ्य जो था वो सामने नहीं रख पाए। तो मुझे लगता है पर्सनली अभी भी फील होता है कि ऐसे वाली कमी जरूर हमारे एफर्ट्स में या रह गई, परंतु क्योंकि मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, तो प्रेजुडाइज माना जाता है, इस पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी अगर हम डिफरेंट रिसर्च वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो जो 2020 और 22 के बाद का पीरियड है, तो जो लोगों में, अगर हम सिर से शुरू हो जाएं, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज, लोगों में जो बिहेवियर, व्यवहार से संबंधित जो बीमारियां पाई गई हैं वो ज्यादा है। हार्ट से संबंधित, चाहे वो हार्ट अटैक है या अन्य बीमारियां हैं, वो ज्यादा पाई गई हैं। शुगर के पेशेंट्स बड़े हैं, थायराइड के पेशेंट बड़े हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियों से संबंधित है, वो रोग बड़े हैं। तो ये बेसिकली भविष्य में आगे किस तरीके से ये मेडिकल साइंस जो है वो कोरोना को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा पाएगी तथ्यों के आधार पे। परंतु ये इस वक्त फिलहाल अगर मैं आज की बात की जाऊं, तो ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई, इन बीमारियों का जो संख्या है, मरीजों की संख्या है, डेफिनेटली बड़ी है। हो सकता है लोगों में जागरूकता आए, पर मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि कोविड के दौरान शायद इन बीमारियों से ग्रसित जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, डायबिटीज थी, थायराइड से संबंधित थी, हार्ट अटैक थे, या ब्रेन से संबंधित उनके बिहेवियर, व्यवहारिक परिवर्तन आया, वो चीजें ज्यादा सामने आई हैं बनिस्बत के कि अभी जो हालात हैं, इसको हम कोविड के साथ, मेडिकल साइंस जो है कोविड-19 के साथ जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पा रही है। परंतु एक समय शायद ऐसा आ जाएगा कि ये जो टेम्पोरल एसोसिएशन है, मींस कोविड की वैक्सीन या कोविड का इन्फेक्शन और ये वाली प्रॉब्लम जो आज की समय में लोग ग्रसित हो रहे हैं, मुझे लगता है पर्सनली इस बात को मैं फेवर करता हूँ कि आने वाले समय में संभवतः जो मेडिकल साइंस है इस तरफ आगे जाने वाली है, बढ़ने वाली है, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो कोविड-19 से संबंधित बीमारियां थी, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी थी, वो हुई है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो बाकी तो जो तथ्य रखे जाएंगे भारत सरकार की तरफ से या अन्य जो भी बुद्धिजीवी हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई ना कोई निर्णय देगा। तो दो तरह से आते हैं केसेस, सिविल केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक्यूरेसी जो है वो 95% से ऊपर होनी चाहिए। सिविल केसेस में आते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी,
यानी कि अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं तो जो न्यायालय है तो एक विक्टिम जो था उसको बेनिफिट दे देते हैं। उनकी जो हानि हुई होती है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हानि हो, चाहे वो जान की हानि है, चाहे वो मतलब उनके माल पानी की हानि है, किसी भी तरीके से, तो निर्णय हमेशा जो है वो जो दस्तक देने वाला है, विक्टिम है, उसके फेवर में जाता है। ये एक थ्योरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय जो है वो फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अब आखिरी सवाल इसमें ये है कि मामला न्यायालय के अधीन है और बार बार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से खबरें छप रही है और लोगों में डर का माहौल है, तो ऐसे में बतौर विशेषज्ञ आप जनता को क्या संदेश देंगे कि इस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा, अभी भी आपने इंटरव्यू किया है तो मैंने यही बात बार बार दोहराई है कि चाहे वो भारत सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, तो आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन है, एक निर्णय लेना है। तो आपको ये भी मालूम है कि निर्णय जो है वो 100% करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ नुकसान होगा, कुछ फायदा होगा। अगर फायदा गवर्नमेंट को ज्यादा लगेगा तो जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमेशा जनहित में निर्णय ले लेता है, क्योंकि ये जो हमारा भारतवर्ष है एक लोकतांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक देश है जो कि लोगों के हित में काम करता है। और ऊपर से जो हेल्थ है ये स्टेट अफेयर है, मींस सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ऐसे केसेस में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परंतु ये देखें कि उन्होंने जो सरकार का जब भी कोई गाइडलाइंस आई, चाहे वो मास्क को लेके आई, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आई, चाहे वो लॉकडाउन को लेके आई, लोगों ने उसकी अनुपालना की। और इसी वजह से शायद जो हमारा भारतवर्ष है या राज्य है, तो राज्य में जो नुकसान हो सकता था वो नहीं हुआ, और जो हो गया वो एक तरह से नगण्य है। और अगर वो नगण्य है तो देश हित, जनहित को देख के उसको हम जो है इग्नोर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी की फैमिली में अगर वो ही कमाने वाला है या कुछ ऐसा है, अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहेगा कुछ बेनिफिट दिया जा सके तो सर्वोच्च न्यायालय हमेशा करेगा वो कार्य। परंतु जो निर्णय इस आकस्मिक परिस्थिति में भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO द्वारा लिए गए थे, वो निर्णय कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो लार्जर इंटरेस्ट में लिए गए, पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए, तो इसलिए मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो अनंत ज्ञान का ये जो एफर्ट है, आपने कोशिश की, देश के सामने हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी रखी, तो चाहे वो भारत सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार है, मुझे लगता है उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। बाकी बात लॉस को रिकवर करने की रहेगी। तो कानून में एक चीज आती है डैमेज, एक आती है डैमेजेस। डैमेज है कि नुकसान क्या हुआ, और डैमेजेस है कि उसकी भरपाई कैसे की जा सके। तो लाइफ तो वापस आएगी नहीं, तो भरपाई जो है वो हमेशा मॉनिटरी फंडिंग की वजह से की जाती, के माध्यम से की जाती है। तो उचित समय पे उचित निर्णय मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में लेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जो है वो अतिरिक्त कार्यभार जिनके पास रहा, और अगर बात करें तो भारत में नहीं पैथोलॉजी में विश्व में इनका जो है वो नाम माना जाता है। डॉक्टर राहुल गुप्ता से जो कोविड शील्ड को लेकर तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर हमने जो बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास किया। राजधानी शिमला से अनंत ज्ञान के लिए ब्यूरो हेड रविंद्र दृष्टा के साथ अनिल पंवार की रिपोर्ट।